एक तपता हुआ सहरा था जहाँ वो नंगे पाँव भाग रही थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि आंखें और पूरे वजूद को झुलसा रही थी। प्यास से गला खुश था जैसे गले में काटने से उगल आए थे। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जरा सी छाँव हो और वह कहीं बैठकर सता लेते। चलते पाँव को गर्म रेत पर रखना मुहाल था। बेमकसद ही वो चलते चलते थकन से चूर थी। तन पर पहना सफ़ेद लिबास मिट्टी से अटा हुआ था। चारों तरफ मदद तलब नज़रों से देख रही थी कि शायद कोई ऐसा नज़र आ जाए जो इसे इस रेगिस्तान से निकाल कर बाहर ले जाए जहाँ सिर्फ था देने वाला सफ़र था, जो साथ देने वाली धूप थी। लेकिन कोई ऐसी बेबसी थी। वो इसी सहरा में घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी। कहाँ कहाँ न जाए, कुछ भी तो सुझाई नहीं दे रहा था। चिलचिलाती धूप से जलती आंखें खुलने से इनकारी थे, लेकिन एकदम ही मौसम ने करवट ली थी। आसमान से उठती काली घटा अब इस सहरा पर छाने लगी थी। बादलों ने गर्मी की हिद्दत को तोड़ा था। ठंडी ठंडी बारिश होने लगी थी। बारिश आनी आन में इतनी तेज़ी से बरसने लगी थी कि माहिरा पर कपकपी सी तारी हुई थी और इधर उधर वो कोई ऐसा ठिकाना तलाश कर रही थी। दूर इसे रेत के एक टेले पर जरिया बैठा नजर आने लगा। अब उसे पुकारते हुए इसकी जानिब भागने लगी थी। वो इसकी जानिब पुश किए बैठा था। हाँफते काँपते वो इसके पास पहुंची थी। अब भी सफ़ेद लिबास में मलबूस था। मायरा इसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इसने पलटकर पीछे नहीं देखा था। मायरा खुद इसके बराबर में जाकर बैठ गई। इसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर मायरा को देखा। वो रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर उदासी मजमदगी छाई हुई थी। मायरा खुद भी थका देने वाले बेमकसद सा सफ़र कर कर इसके पास पहुंची थी। जरियाब को रोते देखकर तकलीफ सी पहुंची थी। रो क्यों रहे हो जरियाब? तुम जो हर वक्त रोती रहती हो इसलिए मुझे दुख होता है। रो नहीं तो और क्या करूं? वो बहते आंसू के साथ कह रहा था। मायरा भी रोने लगी थी। मायरा ने इसके चेहरे आंसू के पोंछने लगी, फिर इसके कंधे पर सर रखकर बाजू इसके गले में डाल दिया, लेकिन अगले ही लम्हे ज़रियाब ने बेख्तियार इसका हाथ पीछे झटका था। ये क्या कर रहे हैं आप? ज़रियाब का अजनबी सा लहजा था, जैसे मायरा कोई गैर हो। ज़रियाब एक झटके से इससे पीछे हटा था। मायरा मुत्तहिर हुई थी। ज़रियाब क्यों दूर जा रहे हैं मुझसे? आपको पता है कितनी कठिन मुसाफत के बाद आप तक पहुंची हूँ। खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करें। इसने ज़रियाब को खुद से दूर जाने नहीं दिया था। इसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी थी। अब वो रो नहीं रहा था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहा था। बहुत थक चुकी हो ज़रिया, आप देखें मेरे पाँव भी इस गर्म सहरा में चलते चलते आबला पाँव हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से आप तक पहुंची हूँ। मुझे खुद से दूर मत करें। अपना बाजू फिर से इसके सीने पर रख चुकी थी। आपका साथ चाहिए ज़रिया, मुझे आपकी पनाह की अशद ज़रूरत है। याद है आपको? मेरी हर थकन हमेशा आपके कंधे पर सर रख कर बंद करके ही दूर हो जाती थी। पुरसुकून सी हो जाती थी। मैं आदत डालती थी आपने मुझे अपने कंधे पर सर रख कर हर गम आपसे कहकर पुरसुकून हो जाने की। अब वो सुकून कहाँ से लाऊं ज़रिया? मुझे छोड़कर अगर जाना ही था तो इतनी मोहब्बत ही क्यों दी थी? कैसे गुजारूंगी ये ज़िंदगी जो इस गर्म सहरा की मानंद है, झुलसा देने वाली, थका देने वाली। मेरा नगलिस्तान तो आप थे। दुनिया की तंद और तेज़ धूप में सायादार शजर आप थे ज़रियाब। अब तो मेरी ज़िंदगी की मुसाफत में कोई नगलिस्तान ही नहीं, बस सफ़र ही सफ़र है। थका देने वाला, ना ख़त्म होने वाला खारदार। बहुत अरसे बाद ज़रियाब से ऐसी तवील मुलाकात इसे नसीब हुई थी। इसके कंधे के साथ लगे वो रोते हुए शिकवा कर रही थी और चुपचाप से सिर्फ इसे सुन रहा था। एक लफ्ज़ मुँह से अदा नहीं किया। रो धो के मायरा का अब जी काफ़ी हल्का सा हो गया था। आंखें बंद की अब वो सोने लगी थी। मायरा का सर ज़रियाब के कंधे पर टिका हुआ था। हाथ इसके दिल के मुकाम पर था, जहाँ दिल की धड़कनों की इर्तआश से ज़िंदगी का एहसास हो रहा था। सांसों की आमदोरफ्त वो महसूस कर रही थी। पहली बार ज़रियाब का वजूद हवा में तहलील नहीं हो रहा था, बल्कि वो इसके वजूद का लम्स महसूस कर रही थी। इसकी तेज़ दौड़ती भागती धड़कनों का मायरा का हाथ महसूस कर रहा था। एक इत्मीनान भरा सांस भरा था। माहिरा पहली बार ज़रिया आपके तसव्वुर को महसूस किया था। ख्वाब था तो हसीन था, हर एहसास को लिए हुआ था। अब वो पुरसुकून नींद सो चुकी थी। बहुत सालों बाद बेखबर सोई थी। दिन भर की थका देने वाली ड्यूटी के बाद रात का एक हिस्सा इसने मायरा की तैमेदारी में गुजार दिया था। इसे नींद के गलबे ने हवास से बेखबर किया था। कब वो नींद में इसके बराबर सो गया था, इससे खबर नहीं हुई थी।
ہوش میں اس وقت آیا جب ایک ہاتھ کا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا۔ نیند میں پہلا گمان یہی ہوا کہ اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ ولی منزہ کو کہانی سناتے سویا تھا، کندھے پر وزن سا محسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر جیسے گردن گھما کر دیکھا۔ اس وقت ماہرہ کا ہاتھ اس کے گلے کا ہار بن چکا تھا، اس کے بازو پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ نوفل کی آنکھوں کے ساتھ ہوش حواس سب کے سب آب و تاب سے جاگے تھے۔ حواس قائم ہوتے یاد آ گیا کہ رات کو وہ کہاں تھا، بس یہ یاد نہیں تھا کہ کب وہ وہاں لیٹ کر سو چکا تھا۔ ماہرہ کی آنکھیں بند تھیں، نیند میں تھی وہ۔ بخار کی شدت کم تھی لیکن بخار کی حرارت اب بھی تھی۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا نوفل کو اور اگلے لمحے اس نے ماہرہ کا ہاتھ بے ساختہ پیچھے جھٹکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نوفل یکدم یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نوفل یکدم کسی کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹنے لگا تھا، لیکن وہ رونے لگی تھی۔ اسے دریافت سمجھ کر باتیں کر رہی تھی، اس کے بازو پر سر رکھے اب بھی نیند میں تھی۔ جس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی نوفل چپ سا ہو گیا تھا۔ اگر وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تو یقیناً وہ اٹھ جاتی اور اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتی۔ نوفل کو اپنی اچانک آ جانے والی نیند پر بری طرح سے کل ہوا تھا۔ دل کی حالت ایسی تھی کہ سینہ شگاف کر کے باہر نکل آنے کو تیار تھا۔ دھڑکنوں کی دھمار نے سوچ بوجھ کم کرنی شروع کر دی تھی۔ عجیب سی حالت میں دوچار تھا۔ ماہرہ کے اٹھ کر جانے کا بھی ڈر تھا۔ وہ اس کی غربت کا ایک الگ سا امتحان لے رہی تھی۔ وہ دریافت کے تصور میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ہوش سے بے خبر تھی۔ نہ اس وقت وہ اسے جگا سکتا تھا، نہ ہی دامن بچا سکتا تھا۔ عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ ماہرہ کے آنسو اور اس کی باتیں ایک اور نئی آزمائش تھی نوفل کے لیے۔ اس کے ہونٹ جیسے سل سے گئے تھے، کچھ نہیں بول پایا۔ وجود ساکت تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو ذرا سی چنبش بھی نہیں دے پایا۔ زبان بند تھی، ذہن پر بھی قفل پڑ چکا تھا، سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت شور تھا تو صرف نوفل کی دھڑکنوں کا جس پر ماہرہ کا ہاتھ دھرا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی، کچھ دیر دریافت سے شکوہ کرتے رہے، پھر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ذرا سی گردن گھما کر نوفل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف کسی کرب کے اثرات تھے، لیکن اب وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ دھیرے سے اس نے ماہرہ کو خود سے جدا کیا تھا اور فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پورا وجود پسینے سے شرابور ہوا تھا، دل ابھی بھی قابو سے باہر تھا۔ صوفے پہ بیٹھ کر اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ یہ کیا کر بیٹھا یہ؟ مجھے بیڈ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، الگ سے کرسی پہ بیٹھ کر ان کا خیال رکھ سکتا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی جہاں صرف بھائی کا حق تھا؟ نوفل کو ایسی پشیمانی تھی کہ وہ خود سے نظریں ملانا مشکل ہو رہی تھی۔ خدا نخواستہ اگر وہ جاگ جاتی، کیا سوچتی میرے بارے میں کہ میں نکاح کے نام پر تحفظ کی بجائے ان پر حق جمانے کی کوشش کر رہا ہوں، جھوٹی بات کر کے انہیں نکاح کے بندھن میں باندھا تھا۔ اصل مقصد اپنی نفسانی خواہش تھی۔ اسی سوچ نے اسے مزید بے چین کیا تھا، ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، زندگی بہترین نہیں تھی تو بہت بری بھی نہیں تھی، وقت گزر ہی رہا تھا، لیکن آج جو ہوا تھا نوفل کو اپنے اندر سب کچھ الٹ پلٹ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی کیفیت اپنے ہی بس سے باہر تھی۔ شرٹ کی آستینوں سے نوفل نے اپنے چہرے کا پسینہ پوچھا، پھر کچن میں جا کر فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ حواس کچھ بہتر سے لگنے لگے تھے۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے دل کو سمجھایا کہ اب دوبارہ اس بات کو سوچنا نہیں ہے، جو ہو گیا اسے بھول جانا بہتر ہے۔ ذہن بات ماننے پر آمادگی دے رہا تھا کیونکہ عقل کا تقاضا یہی تھا کہ بھلا دیا جائے، لیکن دل کی دہائیاں عروج پر تھیں جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا، جائز خواہش کو جھٹلا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر دیکھا تو تینوں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ بیڈ پر اس کی جگہ نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے واپس لاؤنج کے صوفے پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ کشن سر کے نیچے رکھا، آنکھیں بند کی تو ماہرہ کی باتیں کانوں میں سنائی دینے لگی، جسے اب بھی وہ اس کے برابر میں لیٹی ہے۔ جھٹ سے آنکھیں کھلی تھی، بدحواسی سی پھر سے چھانے لگی تھی۔ مشکل تھا کہ نیند دوبارہ مہربان ہوتی، اس لیے بہتر تھا کہ آفس ہی چلا جائے۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ سوچا کہ پہلے خود آفس کے لیے تیار ہو جائے، پھر آئزہ اور منزہ کو اسکول کے لیے جگائے گا، اس لیے جلدی سے اپنے کپڑے نکالے، تیار ہو کر آئزہ کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑی نیند میں تھی۔ بچپن بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہر غم سے آزاد سکون کی نیند۔ اسے سوئے دیکھ کر پیار امٹ آیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آئزہ اٹھو جانے، اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی، اس کے سر ہلاتے ہوئے پیار سے اسے جگانے لگا۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے نوفل کو دیکھا اور اٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مما کیسی ہیں چاچو؟ آئزہ کو اٹھتے ہی ماں کی فکر ستائی تھی۔ نوفل جو گزشتہ واقعے کو بھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پھر سے سب کچھ آنکھوں کے پردے پر گزرنے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم تو اٹھو، 7:30 ہو رہے ہیں۔ نوفل اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، آج سنڈے ہے چاچی، چھٹی ہے، مجھے ابھی سونا ہے۔ آئزہ کی
बात सुनकर नोवेल की वो आंखें साकित हुई थी। आज संडे था, छुट्टी थी, ये रात इसे अच्छी तरह से याद था, लेकिन इस वक्त अकल व खर्च से अपना आप बेगाना लग रहा था। सामने आईने में सलीके बनी पहनी पैंट शर्ट टाई सब बेमायनी लग रही थी। पहली बार भूल गया था कि संडे है, वरना एक संडे का दिन ऐसा होता था जिसका इंतज़ार रहता था सुकून की लंबी नींद लेने के लिए। आयशा को गोद में भरकर बेड पर लेटाकर इसने कपड़े तब्दील किए। 6 माह से ज़ैन कई बार माँ से कह चुका था कि वो शिज़ा के लिए ताया से रिश्ता मांगे, लेकिन वो अपनी ज़िद की पक्की थी, मानने को तैयार नहीं थी। अहमद की बीवी उम्मीद से थी और इस बार जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी, इसलिए शिज़ा की जिम्मेदारी किचन में लग चुकी थी। खाना भी वो ही अपनी भाभी को कमरे में देने जाती थी। शिज़ा ने भाभीयों से कभी कड़ी बात नहीं की थी। अगर वो कुछ कह भी जाती तो पलट कर जवाब नहीं देती थी, इसलिए भाभी भी शिज़ा से रवैया ठीक ही रखती थी। अब भी शिज़ा इसके पास बैठ गई थी। भाभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना मेरा ख्याल रख रही हो भला कौन सी नन रखती है। भाभी की तारीफ पर शिज़ा ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, कहते हैं इस हालत में तो बेज़बान जानवर भी हो तो इस पर रहम करना चाहिए, इंसान तो इससे ज़्यादा का हकदार है। शिज़ा की बात सुनकर इसकी भाभी ने ठंडी आह भरी थी। शिज़ा, अगर तुम्हारी नन तुम्हें सीढ़ियों से ना गिराती तो आज तुम्हारी भी गोद भरी होती, और इरफान भाई भी तो तुम्हें। प्लीज़ भाभी, मैं इन लोगों के नाम भी सुनना नहीं चाहती। शिज़ा ने वहीं टोक दिया था। वो घबरा सी गई थी। आई एम सॉरी, बस यूं ही मुँह से निकल गया। प्लीज़ भाभी, कोशिश किया कर कि आइंदा मुँह से ना निकले। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, यूँ क्यों हो गया। ये सब अल्फाज इंसान के सिले ज़ख्मों और धुरने के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे। फिर ऐसे फ़िक्रों से ज़बान पर लाना ही ना लाया जाए तो बेहतर है। सर में एक दर्द की ठेस सी उठी थी। चंद दिन पहले से खबर मिली थी कि अहमद की बीवी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। शिज़ा ने खुद इसे संभालने की हामी भरी थी। अहमद की परेशानी को पल में हल किया। बड़ी मेहरबानी नज़रों से इसने बहन को देखा जैसे इसका मशकूर हो चुका है, वरना ऐसी नंदे हमारे माशरे में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो भाभी का एहसास करें। शब्बू ने किस बेदर्दी का मुजाहरा दिखाया था शिज़ा के साथ। अजियत का एहसास फिर से शिज़ा को ऐसा लगा जैसे सारे ज़ख्म हो गए हों, हरे हो गए हों। कमरे की दस्तक पर वो चौंकी थी। दरवाज़ा खुला तो सामने ज़ियान खड़ा था। जिस दिन से शिज़ा ने इसे टोका तो दोबारा इसने शिज़ा से बात करने की कोशिश नहीं की थी। 6 माह बाद अब सामने खड़ा था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। चेहरे से काफ़ी संजीदा लग रहा था। जी फरमाइए। शिज़ा ने इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी। ये सदा किए दरवाजे पर ही खड़ी थी। यहाँ खड़े खड़े नहीं कर सकता। ज़ियान का लहजा ज़रा अकड़ा सा था। वो पीछे हट गई। अंदर आकर वो राइटिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। शिज़ा वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अब तुम बुत बनी यहीं खड़ी रहोगी, इधर आकर बैठो। अजीब सा धोस जमाने वाला अंदाज था। शिज़ा को हैरत कम हुई, अलबत्ता गुस्सा ज़्यादा आया था। इससे घूरते हुए सामने बैठ गई। ज़रा जल्दी फरमाइए, क्या कहना है। शिज़ा का लहजा भी इतना ही सख्त था जितना कि ज़ियान का। शिज़ा, पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो और मेरे लिए जो कदावत तुमने अपने दिल में पाल रखी है, बेहतर है कुछ देर के लिए इसे ज़रा दिल व दिमाग को साफ रख कर मेरी बात सुनो और ठंडे दिमाग से सोच कर मुझे जवाब देना। मैं तुम्हारे जज्बाती जवाब को ना सुनना चाहता, ना ही मानूंगा। अपनी माँ को समझा कर वो खुद जिस्सा हो गया था, इसलिए यही सोचा कि पहले शिज़ा से खुलकर बात करे, ताकि अगर कल को वो बराह रास्त आया अब्बू से बात करे भी तो शिज़ा इनकार ना कर दे। क्योंकि अगर यही सवाल ज़ियान की वालदा करती तो शिज़ा मुरवतन ज़रूर चुप रहती, चाहकर भी अपनी चाची से इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरी सूरत में शायद इनकार कर देती। मतलब क्या है आपका। शिज़ा ने नाफहमी अंदाज से उसे देखा था। शिज़ा, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आज रात को अब्बू और ताया अब्बू से मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। शिज़ा को इसकी जुर्रत पर हैरत हो रही थी। कैसे वो इसके सामने बैठकर ये बात कर सकता था, जिसे कभी बेदर्दी से इसे धुतकारा था और आज यूँ बात कर रहा था जैसे इसे हुक्म दे रहा हो। क्या थी वो इसके लिए, कोई मजाक या तफरीह का सामान। पहले मेरे मफाद के लिए इनकार कर दिया और इसके इनकार को माँ बाप ने अना का मसला समझकर जल्दबाजी में इरफान के साथ रुखसत कर दिया। और क्या बचा था इसके पास जिसे अब वो मची तबाह करना चाहता था। किस बात का एहसान करना चाहता था इस पर।
اٹھے यहाँ سے اور निकले मेरे कमरे से बाहर। इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर बहता तक वो यहाँ से चला जाए, वो बड़े ज़ब्त से बोली थी, कहीं नहीं जाऊँगा मैं, मेरी बात ज़रा सुकून से सुनो। ज़ियान ने इसके तपे हुए चेहरे को देखकर ज़रा नरमी अख्तियार की। समझ क्या रखा है आपने मुझे, खिलौना हूँ मैं? जब जी चाहा मंगनी की अंगूठी पहना दी, जब जी चाहा रिश्ते को ख़त्म कर दिया और अब फिर से मेरे जज्बात से खेलना चाहते हैं। मुझ पर एहसान मत कीजिए ज़ियान साहब। वो आज जैसे फट पड़ी थी। कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पे, दिल से अपनाना चाहता हूँ तुम्हें। शिज़ा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती कर बैठा था मैं, इसकी सज़ा भी पा चुका हूँ, मज़ीद सज़ा का हकदार नहीं हूँ मैं। ज़ियान का लहजा मुलतजी हुआ था। शिज़ा इस्तेहाई अंदाज से ज़रा सा मुस्कुराई। आपने गलती की थी और उसकी सज़ा पा ली, मेरा क्या कसूर था ज़ियान? मैंने कहाँ गलती की थी? मैंने आपकी गलती की सज़ा क्यों भुगती है? इनकार आपने किया था, इस इनकार को आना का मतलब मेरे माँ बाप ने बना लिया। मैंने क्या गुनाह किया था? किस बात की सज़ा पाई है मैंने? रूहानी सी हो गई। कब से दिल में दफन किए गए शिकवे आज ज़बान पर आ ही गए थे। माफ़ी मांग तो रहा हूँ तुमसे। इस बार ज़ियान ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। शिज़ा ने इसे हाथ पकड़ा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन ना तो मेरे दिल में अब आपकी गुंजाइश है, ना मेरी ज़िंदगी में। दोबारा मुझसे किसी के मामले में बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कहकर इस शिज़ा ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। दरवाजे के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मर्द क्यों ये समझता है कि औरत एक मुजस्समा सबर है, इसलिए जब चाहे इसे आजमाइशों की छट्टी में डाल दे, जलने और झुलसने के लिए। अब जब एहसास हो जाए तो माजरत के चंद फ़िक्रे मुँह से अदा करके ये समझ ले कि बस हो गई, गलती की तलाफ़ी कर ली। दरवाज़े पे अब भी दस्तक हो रही थी। शिज़ा आई एम सॉरी, माफ़ी तो माँग तो रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ इनकार मत करना, मेरी इल्तिजा है तुमसे। वो बाहर खड़ा अब भी इसी बात पर कायम था। कुछ देर दरवाजे पर दस्तक जारी रही, फिर बंद हो गई, लेकिन शिज़ा की सिसकियाँ और आंसू नहीं रुक रहे थे। लग रहा था बीच के 3 साल गायब हो चुके और आज ही अभी कुछ देर पहले ज़ियान इसे शादी से इनकार करके गया है और इसने ज़ियान की मंगनी की अंगूठी बेदर्दी से उंगली से उतार कर सामने ड्रेसिंग पर फेंकी है। इस दिन भी वो बहुत रोई थी, दिल से इसे चाहा था। आंखों में इसके ख्वाब कच्ची उम्र से बुनने शुरू कर दिए थे। एक चच्ची के मैंने ख्याली फिक्रे से वो बचपन से सुनती आ रही थी। जानती थी कि दुल्हन ज़ियान की ही बनेगी, लेकिन कितनी आसानी से इसने इनकार कर दिया था। सिर्फ अपने बारे में सोचा था। शिज़ा के बारे में एक पल इसके दिल से ख़्याल नहीं गुज़रा कि इसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी। तब तो अफ़ीरा ही इसके लिए सब कुछ थी और जब इसने ठुकरा दिया तो शिज़ा याद आ गई। इससे हमदर्दी भी होगी। अब मैं सब कुछ भुलाकर वैसी हो जाऊँ, कैसे हो जाऊँ? मेरी ज़िंदगी अब बंजर ज़मीन की मानंद हो चुकी है। चच्ची का रवैया अब बदल गया है। अब वो उसे कतराने लगी थी। लगता है वो राज़ी नहीं है, वरना ज़ियान की जगह ये सवाल वो इससे पूछती, बल्कि इसके सर हाथ रख कर कहती कि तुम हमारी ही बच्ची हो, हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? लेकिन वो नहीं आई थी। पिछले 6 माह से चच्ची शिज़ा को देखते नागवारी दिखा रही थी। वजह इसे अब समझ आ रही थी। अनचाही ख्वाहिश के साथ वो क्यों ज़ियान के साथ वही रिश्ता जोड़े जिसे इरफ़ान की सूरत में वो कर चुकी है। बेहतर है कि ज़िंदगी को ऐसे ही गुज़ार दे। रमशा ने रोते हुए अपने बैग में अपने कपड़े ठूँसे, बैग बंद किया और कमरे से बाहर निकल गई। बदर वहीं मौजूद था। एक नापसंदीदा नज़र इसने रमशा पे डाली। रमशा ने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जा रही हूँ अपने घर, ऐसे घर नहीं रह सकती जहाँ औरत की इज़्ज़त ना हो। जाओ, निकलो यहाँ से और अब वापस इस वक्त आना जब तुम भी औरत की इज़्ज़त करना सीख जाओ। रमशा को लगा था कि शायद वो उसे रोकेगा, लेकिन बदर के तेवर ही अलग थे। वो गुस्से से घर से बाहर निकल गए। रो रो कर एक की 10 करके रमशा ने अपने वालिदैन को बताई। तौकीर साहब ने तो सुनकर आग बगोला हुए थे। अगले ही रोज़ बदर के घर पहुंच गए। बदर ने भी इन्हें वो इज्जत नहीं दी थी जो हर बार इनकी आमद पर देता था। वो लॉन्च के सोफे पर बैठा और सामने सोफे पे बदर और उसकी वालदा बैठी थी। इतनी तालीम याफ्ता होकर भी बीवी के हकूक़ का इल्म नहीं है, तुम्हें हाथ कैसे उठाया तुमने मेरी बेटी पर? वो गर्रा कर बोले, आपकी तालीम याफ्ता बेटी को आपने शौहर के हकूक़ के बारे में तालीम दी है? मैंने आपकी बेटी से मिन्नत समाजत करके शादी नहीं की थी और न अपना असर आपसे छुपाया था। जो वो मुझे मेरी रंगत पर जो मुँह में आए कहती रहे। ऐसी हुस्न परस्त और हसन पसंद लड़कियाँ शादी के नहीं बल्कि म्यूज़ियम में खड़ा करने के लायक होती हैं, जो अपने हुस्न के शाहकार दिखाकर तारीफ वसूल कर सकें। बदर की बातों में भक्त से गए थे। क्या बक रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं, आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं से एक चाय तक आपकी बेटी को बनानी नहीं आती। हर काम के लिए मैंने यहाँ मुलाजमा का इंतज़ाम कर रखा है। इसकी दोस्तों के आने जाने पर कभी रोक टोक नहीं की। किचन किस जगह को कहते हैं, कभी कदम नहीं रखा आपकी बेटी ने। इसकी हर बदतमीज़ी हम माँ बेटा अब तक बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ है हमारा। रोज़ रोज़ घर में लड़ाई झगड़े, ख़ानदानी लोगों का शेवा नहीं होता। पूछे जाकर अपनी बेटी से आज तक तकलीफ़ दी है, इसे कौन सी ज़्यादती की है?
तौकीर साहब खामोश से हो गए थे। अपनी बेटी की काहिली का भी बाखूबी अंदाज़ा था। कल अपनी दोस्तों की आमद पर मेरी वालिदा से चाय बनाने का कहा था। आपकी होनहार बेटी ने मेरी वालिदा ने मेहमान नवाज़ी का हक़ निभाते इसकी दोस्तों को चाय भी पेश कर दी थी। वो आपकी बेटी ने अपनी दोस्तों को मेरी माँ का तारुफ़ कराना भी गवारा नहीं समझा, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी माँ इसकी तरह बन-ठन कर नहीं रहती और ना इसकी तरह सफ़ेद रंग का नहीं रखती, इसलिए आपकी बेटी को सास का तारुफ़ अपनी अहानत लग रहा था। बदर की बात सुनकर वो नज़रें और गर्दन दोनों झुका गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा और रमशा की हरकत पर तौकीर साहब नज़रें नहीं उठा पा रहे थे। आपकी शर्मिंदगी मेरी माँ को इज़्ज़त नहीं दिला सकती, बदर ने भी अस्पात लहजे में बात की थी। मैंने आज तक रमशा के साथ सास जैसा बर्ताव रखा ही नहीं था, लेकिन ये कहकर बदर की वालिदा तो बोलने लगी, बहन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इसे सख्ती से समझाऊँगा। आप लोग इसे लेने आए, मैं देखता हुआ कैसे वापस नहीं आती। मैंने बेटी की शादी इसलिए नहीं की कि इसे वापस घर बिठा लूँगा। वो अपनी मर्ज़ी से गई है, यहाँ से मेरी इजाज़त से नहीं, इसलिए वापस भी खुद आएगी। बदर का बेलचक लहज़ा सुनकर वो उठकर खड़े हो गए। मैं खुद इसे कल यहाँ छोड़कर जाऊँगा और सख्ती से समझाऊँगा भी। तुम्हें पहले ही मुझसे बात करनी चाहिए थी। ये गलती हुई मुझसे ना, मैंने तो बड़ा नरमी वाला बर्ताव रखा क्योंकि इंसानियत का तकाज़ा तो यही है। बदर की बातों में मज़ीद शर्मिंदा हुए थे, मातरत करते हुए चले गए। बदर की वालिदा ने बड़े फ़ख्र से बेटे को देखा था, वरना आफरीन के साथ जिस सलूक उन्होंने किया था, इस बात बदर ने इनसे बातचीत कम कर दी थी। रमशा के ये रवैये पर भी चुप साध दी थी, बस यही कहता था अपनी पसंद से आप खुद लाए हैं, आप जाने और वो जाने, लेकिन आज अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर दिए थे। आबदा बेगम ने अबीरा से जब इरफान के लिए अफीरा की बात की तो वो गुमसुम सी हो गई थी। अफीरा का इस घर में सुनने का मतलब था एक दंगा फसाद का शुरू हो जाना, और वो तो अबीरा का भी जीना दूभर कर देती। अबीरा देख अपनी सास को मनाना तेरा काम है, लेकिन अम्मा इरफान भाई तो साफ इनकार कर चुके हैं, कभी शादी करनी ही नहीं है। अरे मर्दूद का क्या है, मर्दों का क्या है, यूँ ही कहते हैं तो बात कर कर देख अबीरा, अब तो छोटी भी बड़ी हो गई है, आज नहीं तो 2 साल तक मुझे इसका घर का करना है। अफीरा की तलाक का सुनकर लोग 100-100 सवाल करेंगे, और तेरे अब्बा तो लाहौर के होकर रह गए हैं, जब से इफ़ी घर आकर बैठी, एक बार भी कराची लौट कर नहीं आए। कहते हैं लोगों की बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है, या तो इफ़ी को 2 बोल पढ़वा कर चलता करो, वरना भूल जाओ कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। आबदा बेगम की आजमाइशों के दिन शुरू हो चुके थे। अबीरा ने फ़ोन बंद तो कर दिया, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि वो इरफान के लिए बात भी करे। 2 दिन बाद बहाना करके आबदा बेगम को मना कर दिया कि इरफान ने साफ इनकार कर दिया है। अफीरा का रवां कर खून खौल हुआ था, खून खौल था। अरे था क्या, वो खुद न शक्ल न अकल, जभी तो बीवी को बसा ना सका और चला है मुझे इनकार करने। मुझे अफीरा को इरफान का इनकार अपनी अहानत लगा था, जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन इसके तो कर गुजरे थे, वो इन ख्यालों में खोई थी। इसका नाम सुनते इरफान अपनी खुश नसीबी पर उतराएगा, लेकिन इसने तो ठुकराने में वक्त ही नहीं लगाया था। इरफान के बाद जियान पर गुस्सा आने लगा, जिसने इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी में जहर खोल के रख दिया था। वो यहाँ लोगों की बातें सुनने पर मजबूर थी, और वो आराम से अपने घर बैठा था बेफ़िक्र होकर। अफीरा इरफान से तो बदला नहीं ले सकती थी, आपकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त की भी इसे परवाह नहीं थी, इसलिए अगले ही रोज़ जियान के घर जाने की इरादा कर चुकी थी। इज़्ज़त से तो मैं भी तुम्हें रहने नहीं दूँगी, जियान बदनाम करके रख दूँगी, मजबूर कर दूँगी तुम्हें, मुझे अपनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊँगी तुम पर। अफीरा का गुस्से से बुरा हाल था। दूसरी जानिब जियान भी इरादा किए बैठा था, कल की शिज़ा के लिए अपने ताया और वालिद से सबके सामने बात करेगा, ताकि वालदा का इनकार बेबुनियाद रह जाए, क्योंकि ये बात जब घर के मर्दों के सामने आ जाए तो औरत की बात सानवी हैसियत रखती है। फिर जितना प्यार और इत्तेफाक दोनों भाइयों में था, वो शिज़ा के लिए जियान को ज़रूर चुन लेते। मायरा की जब आँख खुली तो पूरा वजूद दर्द से चूर था। बुखार की हिद्दत फिर से बढ़ रही थी, लेकिन दिल बहुत शाद और मसरूर था। ज़रियाब से कुर्बत को महसूस किया था। ये एहसास इतना खुशगवार था कि बुखार की नकाहत के बावजूद चेहरे पर मुस्कान थी। आयज़ा इसके पास ही बैठी थी। नौफिल बच्चों को नाश्ता करवा चुका था और ख़ुद सिर्फ हलक से चाय ही उतारी थी। मम्मा चाचू को कहो कि आपके लिए नाश्ता बना दें। आयशा की फ़िक्रमंदी देखकर वो मुस्कुराई थी। हाँ कह दो, ये कहकर वॉशरूम में जा चुकी थी। मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता तैयार था, बस नौफिल गायब था। मायरा के सामने जाने से कतरा रहा था। नाश्ता करने के बाद मायरा ने खुद इसे पुकारा था। वो कब से अपने कमरे में काट रहा था कि मायरा नाश्ता करके अपने कमरे में जाए, तभी वो बाहर निकले। न जाने किस बात का डर था, इसके सामने नहीं जाना चाहता था। मायरा ने जब इसे पुकारा तो बुरी तरह गड़बड़ा सा गया था।
مر گئے یار، اب یہ مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ مائرہ آواز سن کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کی آواز پر اسے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑا تھا۔ وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جی نوفل کی زبان لڑکھڑائی تھی، نظریں بھی جھکی تھیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے نہیں لگتا کہ گھر کی میڈیسن سے یہ بخار اترنے والا ہے۔ ہاں چلے میرے ساتھ۔ نوفل نے گاڑی کی چابی ٹیبل سے پکڑی اور مائرہ سے پہلے باہر نکل گیا۔ اندر کہیں ڈرتا کہیں اسے کچھ یاد نہ آ جائے۔ مائرہ کا رویہ نارمل سا تھا۔ وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ برابر والی خالہ کو بچوں کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ نوفل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گاڑی کی سیٹ سے پشت لگائے بیٹھی تھی۔ سر میں ابھی بھی درد تھا، آنکھیں بخار سے ابھی بھی جل رہی تھیں۔ نوفل نے ڈرتے ڈرتے چور آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے رات کو میڈیسن کون سے لی تھی؟ نوفل کے اندر یہ وہم تھا کہ جس طرح سے وہ گہری نیند میں تھی شاید کسی میڈیسن کے زیر اثر تھی۔ اگر ایسا تھا تو اچھا ہی تھا۔ نوفل کے سوال پر مائرہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ایک ٹیبلٹ بخار کی تھی، سر میں درد تھا اس لیے ایک نیند کی ایک ٹیبلٹ لے کر سو گئی تھی۔ مائرہ کے جواب سے اسے دلی اطمینان ہوا تھا کہ لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں گزرے وقت کی کوئی یاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اسے گھر لے آیا تھا۔ شام تک وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ خالہ دوبارہ پھر شام کو اس کی خیریت پوچھنے آ گئی تھی۔ مائرہ کو دیکھتے کہنے لگی، چہرہ کیسے اتر گیا ہے تمہارا؟ نوفل کچن سے خالہ کے لیے چائے بنا کر باہر ہی لا رہا تھا۔ جی کل سے بخار تھا، ڈاکٹر سے دوا لے کر آئی ہوں، اب تو کچھ بہتر ہوں، آپ بیٹھیے نا۔ اچھا کیا کہا ڈاکٹر نے؟ خالہ نے بیٹھتے ہوئے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے خالہ، دوا دیے کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مائرہ نے بخار کی وجہ سے کچھ کوفت کا شکار تھی، چہرے پر بھی بیزاری کے اثرات تھے۔ مجھے تو تمہیں دیکھ کر لگا شاید کوئی خوشخبری ہے۔ عین اسی وقت نوفل نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر خالہ کے سامنے رکھا تھا، اور جو بات خالہ نے بڑے لاپرواہ انداز سے کی تھی دونوں ہی اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئے تھے۔ بے ساختہ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تھا اور بے وقت سرعت سے دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ نوفل تو فوراً سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ مائرہ کا ندامت سے برا حال تھا اور خالہ بے نیاز ہون تھی۔ خالہ کچھ تو سوچ کر بات کیا کرے، مائرہ نے دھیمے لہجے میں نے ٹوکا تھا۔ ارے بٹیا میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ چہرہ تو دیکھو کیسا پیلا پھٹک رہا ہے، پھر کوئی انہونی بات تو نہیں ہے نا؟ خالہ نے چائے کا کپ پکڑ کر لبوں پہ لگاتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نکاح ہماری مجبوری تھی، آپ جانتے کہ لوگوں کو تو ویسے جینے نہیں دیتے، بس اس لیے نوفل نے مجھے صرف اپنا نام دیا ہے، ورنہ نہ تو میں اس کے لیے ایسا سوچ سکتی ہوں نہ وہ میرے لیے، پلیز آئندہ ایسا مت کیجیے گا، ایسی بات مت کیجیے گا۔ مائرہ نے ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ خالہ تو متاثر رہ گئی تھی، کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور پورا رخ مائرہ کی طرف موڑ لیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا بٹیا؟ یوں بھی کبھی زندگی گزرتی ہے؟ تو اور کیا حل تھا ہمارے پاس خالہ؟ اتنی جلدی نوفل کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی جلد بازی میں افیرہ جیسی لڑکی سے شادی کرنی پڑ گئی تھی، وہ کیسی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ نوفل اب بھی شادی ضرور کرے گا، ظاہر ہے یوں اس کی زندگی تو گزر نہیں سکتی، وہ بھی جانتا ہے اور میں بھی، لیکن کسی اچھی لڑکی سے جو ہر بات کو سمجھ کر ہمارے ساتھ مل کر رہ سکے۔ خالہ تو سن کر دنگ گئی تھی، اور تو میں کیا خالہ، مجھے تو زندگی پہلے بھی ایسی گزارنی تھی، اب بھی گزر جائے گی، اب پلیز آئندہ اس قسم کی بات مت کیجیے گا جو مجھے اور نوفل کو نظریں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑے۔ مائرہ کے اٹل انداز سے وہ چپ سی ہو گئی تھی، لیکن تھی متذبذب سی۔ کچن میں کھڑا نوفل بھی سب کچھ سن رہا تھا۔ ذہن مائرہ جو داد دینے لگا تھا کہ اچھا کہ خالہ کا منہ بند ہوا، لیکن دل کی کیفیت الگ تھی، لیکن اس وقت وہ دل کو پشت ڈالے ہوئے تھے۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نوفل اپنی کیفیت سے پریشان ہونے لگا تھا۔ بے ساختہ نظریں مائرہ کی جانب اٹھنے لگی تھیں، پھر پلٹنے کی بجائے اسے دیکھنے کی ضد اب دل نے پکڑ لی تھی۔ وہ اسے کترانے لگا تھا، جہاں وہ تھی نوفل وہاں سے چلا جاتا تھا، کھانا کھاتے گھر سے باہر نکل جاتا تھا، بے مقصد بائک پر چکر کاٹتا رہتا تھا، رات کو دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ کچھ دن تو مائرہ اس کی یہ بدلی ہوئی روٹین چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ایک دن جا کر لانچ میں اس کا انتظار کرتی رہی تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ دیر تک رہتا کہاں ہے۔ اتفاق یہ ہوا تھا کہ ذہنی پریشانی میں مبتلا بھی ہو چکا تھا، اس لیے بے دھیانی سے بائک چلاتے ہوئے سامنے آنے والی گاڑی کی سائڈ سے بائک ٹکرا گئی تھی۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بائک سمیت گر گیا تھا۔ چوٹیں زیادہ نہیں آئی تھی، ہلکی پھلکی خراشیں ہی بازوؤں پہ آئی تھی، ان پر بس ہلکا ہلکا ہی خون رس رہا تھا۔ چونکہ قصور بھی نوفل کا تھا، چوٹ بھی اتنی نہیں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا، اس لیے گاڑی کے ڈرائیور کرتے لڑکے سے معذرت کر کے اس نے بحث ختم کی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے سامنے مائرہ کو بیٹھے دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ نوفل کو یوں لڑکھڑاتے ہوئے چلتا دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول کر اس کی طرح بڑھی تھی۔ کپڑوں پہ جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور کوہنیاں بھی زخمی تھی۔ نوفل وہیں ڈرائنگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔
तुम्हें क्या हुआ है? मायरा ने इसकी ज़ख्मी बाजू देखकर पूछा। वो बाइक गाड़ी से टकरा गई थी। कैसे टकरा गए थे तुम? नौफिल, ध्यान से बाइक चलानी चाहिए थी ना। मायरा बेहद हर दर्जा परेशान हुई थी। ऐसे ही एक हादसे में दरियाब को खो बैठी थी। अब तो ऐसे किसी हादसे का सुन भी लेती तो काम चाहती थी। और इस वक्त नौफिल की ज़रा सी चोट पर वो यूँ परेशान थी जैसे न जाने क्या हो गया। इसके बाजू को पकड़कर खराशें देखने लगी। नौफिल झटके से अपना बाजू छुड़वाया था। वो नज़रें चुराने लगा था। इतनी चोट भी नहीं लगी, लगी तो है ना? और तुम इतनी देर से बाहर करते क्या हो? रुको, आती हूँ मैं अभी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। एक बेबसी सी थी नौफिल के अंदर। वो अपने कमरे में न जाने क्या लेने जा चुकी थी। दिल गिरफ्तगी से खुद कलाम हुआ। आपसे छुपने की कोशिश करता हूँ, क्या बताऊँ किस उलझन में फंस गया हूँ। क्या ऐसा करूँ कि आपके सामने ना आया करूँ। इसने ज़ेरे लब अल्फाज अदा किए थे। जब वो बाहर आई तो हाथ परफ्यूम परफ्यूम था। डिटॉल तो मिल नहीं रहा, लाओ ये लगा दूँ, ज़ख्म भरेगा नहीं। मायरा परफ्यूम लगाने के लिए आगे बढ़ी थी। नौफिल बिदक कर पीछे हटा था। हरगिज़ नहीं, ये नहीं लगाऊंगा, बहुत जलन होती है। इसने बरजस्ता इनकार किया था। इतनी भी नहीं होती। मायरा परफ्यूम से कैप हटाया, उसका बाजू पकड़ने लगी, लेकिन नौफिल ने पीछे कर लिया। देखिए, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करें, मैं ये हरगिज़ नहीं लगाऊंगा। नौफिल ने एहतजाज किया था, लेकिन मायरा के सामने इसका एहतजाज भी बेमानी सा था। इसका बाजू वो पकड़ चुकी थी। तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। अखबरदार जो अब हिले भी तो। एक आम सा जुमला था, लेकिन जो मफहूम नौफिल समझ रहा था। अपना आप वाक़ई मायरा के सामने बेबस सा ही लग रहा था। ज़ख्मों में परफ्यूम स्प्रे होते नौफिल ने मजबूती से आंखें बंद की थी। साथ ही मायरा का दूसरा हाथ भी ज़ोर से पकड़ चुका था। तेज़ जलन से करंट सा लगा था। उफ़, बहुत ज़ालिम है आप, नौफिल ने मेची हुई आंखों से कहा। मायरा मुस्कुराने लगी। बस इतनी सी बात थी और बच्चों की तरह तुम शोर कर रहे थे। तुमसे भादो तो वली है नौफिल, हर दूसरे दिन चोट लगवा कर मेरे पास खुद आ जाता है और कहता है मम्मा परफ्यूम कर दो, अभी ठीक हो जाएगा। और रोता भी नहीं है। और एक तुम हो। नौफिल सख्ती से बंद की हुई आंखें खोली थी। जलन का असर भी काफ़ी कम हो चुका था। सामने कुर्सी पे बैठी मायरा इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। नौफिल साहब, अब आप बच्चे नहीं हैं, एक बच्चे के बाप हैं, इसलिए बड़े हो जाइए। मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में इसे सांस दिला रही थी, लेकिन नौफिल की नज़रें इसके चेहरे पर जाकर टिक गई थी। सफ़ेद चादर के हाले से लिपटा हुआ चेहरा सादगी में भी दिल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी मोहब्बत से वो इसके सभी चेहरे को देख रहा था। अब मेरा हाथ छोड़ दें, वरना जितनी मजबूती से तुमने पकड़ रखा है, मेरे हाथ की हड्डी ज़रूर क्रैक हो जाएगी। मायरा के एहसास दिलाने पर नौफिल ने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ा था, जो अनजाने में दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए वाकई वो बहुत ज़ोर से पकड़ा था। फिर वह रुका नहीं, उठकर अपने कमरे में चला गया। पहले तो वॉशरूम में जाकर अपने हाथ और मुंह को धोया, फिर लिबास तब्दील करके बेड पर लेट गया। लेकिन नींद आंखों से कौ से उतरती, तकिए पर सर रखे वो जित लिए खुद कलाम हुआ। जितना मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ, इतना ही वो मेरे और करीब होने लगती है। पता नहीं क्यों, कैसे समझाऊं इन्हें कि दूर रहा करे मुझसे। अपनी बदलती कैफियत से वो परेशान था। दूसरा, मायरा की आम सी बातें अब इसे खास लगने लगी थी। आंखें बंद किए तो सामने इसका चेहरा नजर आने लगा। तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। दिल ने अपनी तेज धड़कनों से इसकी बात की तस्दीक की थी कि नौफिल मियाँ यहाँ आपकी तो चलने से रही। नौफिल ने खुद को झटका और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। नौफिल साहब, अब आप बच्चे नहीं हैं, एक बच्चे के बाप हैं, इसलिए बड़े हो जाइए। इस जुमले ने कानों में पहली बार एक मिठास सा रस घोला था। वो ज़ेरे लब कहा, नौफिल साहब आप। हम एक गहरी सांस। इसका दिल ज़रूर ऐसा था कि लब मुस्कुराने पर मजबूर हो गए थे। सोचना भी दिल फ़रेब सा लग रहा था। हालांकि मायरा ने पहली बार इसे ये नहीं कहा था, या तो गुस्से में तंज करते हुए कहती थी, या फिर जब बड़े मूड में होती तब कह देती थी। लेकिन जितना अच्छा नौफिल को आज सुनकर लग रहा था, पहले कभी एहसास तक नहीं होता, क्योंकि एहसास तो अब बदलने शुरू हुए थे। इस वक्त दिल जहन पर हावी हुआ था। निकाह के लिए इकरार करते वक्त लफ्ज़ों के मायने इस वक्त इतने ताकतवर नहीं लग रहे थे जब वो ज़बान से अदा कर रहा था, लेकिन आज इन लफ्ज़ों ने जैसे इसे जगड़ सा लिया था। निकाह के कुछ तकाज़े होते हैं नौफिल, बाकी सबको तो तुमने शायद मजाक समझ लिया है, लेकिन कम से कम मायरा भाभी को भाभी मत कहना। वसी की बात जो इसने इस वक्त सरसरी तौर पर सुनी थी और समझी थी, आज इसके मायने समझ आ रहे थे। दिल इस रिश्ते को कबूल करने की गवाही दे रहा था, लेकिन ज़हन इनकारी था। रात का पहर था, हर सू खामोशी थी, लेकिन नौफिल के अंदर एक शोर बरपा था। दिल के अतराफ पे इसने करवट बदली थी। नहीं नहीं नौफिल, मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। ज़रिए आपसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे इस आजमाइश में हरगिज़ मत डालो। मायरा के निकाह से पहले कहे जुमले जहन में गूंजने शुरू हुए थे। नहीं नौफिल, तुम नहीं निकाह, नहीं नहीं, वो नहीं कर सकती तुमसे। ज़रिए आपकी जगह किसी को नहीं दे सकती, हरगिज़ नहीं।
आपसे किसने कह दिया कि मुझे भाई की जगह चाहिए? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं भाई की जगह लेने की कोशिश करूँ। मैं सिर्फ़ आपको अपना नाम देना चाहता हूँ। बस निकाह होगा हमारा और कुछ नहीं। जैसे हम ज़िंदगी गुज़ारते ऐसे ही गुज़रेगी। मेरी नज़र में आपकी इज़्ज़त और एहतराम में कभी फ़र्क नहीं आएगा। मुझे आपसे कोई हक़ नहीं चाहिए। अपनी आवाज़ों की बाज़िश ने होश उड़ा दिए थे। झट से वो उठ बैठा था। तनफ़्फ़ुज़ बुरी तरह बिगड़ा था। कुछ देर पहले वाला ख़्याल फिर से एक गुनाह सा लगने लगा था। इसने निकाह से पहले एक मुआहदा किया था मायरा से, जिसकी बिना पर वो राज़ी हुई थी। और आज 6 माह बाद ये दिल इस बात की गवाह ज़िद कर रहा था जिस बात का हक़ वो लेने से इनकार कर चुका था। दिल आज अपने इसी रिश्ते का हक़ माँग रहा था। पसीने से शराब और वो ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हुआ था। नहीं, ये नहीं कर सकता, सोचना भी गुनाह लग रहा है। मेरे मेरे भाई की बीवी है वो, तौबा ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? अपने अंदर की छिड़ी जंग से वो परेशान हुआ था। दूसरे दिन वसी के पास इसके कमरे में मौजूद था। आज कैसे मेरी याद आ गई तुम्हें? वसी से वो काफ़ी दिनों बाद मिल रहा था। नौफिल भाई, भाभी और बच्चों को भी साथ ले आते। जुनैरा भी इसी कमरे में मौजूद थी। भाभी, मैं ऑफ़िस से सीधा यहीं आ रहा हूँ। कुछ दिनों तक ले आऊँगा। एक गिलास पानी दे दें प्लीज़। नौफिल ने बहाने से जुनैरा को बाहर भेजा था। जी, अभी लाई। पानी रहने दो जूनी, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। वसी ने बाहर जाती जुनैरा को हाँक लगाई थी। वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे कुछ नहीं पीना है। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है वसी। मेरे साथ कहीं बाहर चलो। नौफिल के राज़ाना अंदाज़ से वसी कुछ मुज़र्रिब सा हुआ था। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम बाहर चलो मेरे साथ, फिर बताता। नौफिल इसका हाथ पकड़ इसे घर से बाहर ले गया था। शाम रात में ढल रही थी। मग़रिब के बाद का वक़्त मलकजा सा अंधेरा हर सू फैला हुआ था। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक छोटा-सा पार्क है, वहाँ चलते हैं। वसी इसे पैदल चलते ही सड़क के एक जानिब ले गया था। पार्क में दाखिल होते एक खाली गोशा ढूँढकर वहाँ रखे बेंच पर दोनों बैठ गए। नौफिल अब भी इसी सोच में गुम था कि बात कहाँ से शुरू करे। अब बोलो, क्या मसला है? वसी इसे खोए हुए देखकर पूछा। नौफिल ने एक नज़र वसी पर डाली, फिर खांस की तरफ देखने लगा। लफ्ज़ों को तरतीब नहीं दे पा रहा था। फिर से वसी की तरफ बेबसी से देखकर बोला, वसी, वो कुछ दिन पहले इन्हें बुखार था। नौफिल ने झिझकते हुए बात शुरू की थी। इन्हें कौन? इन्हें? वसी ने नाफहमी से पूछा। नौफिल के लिए पहले ही बात करना मुश्किल हो रही थी। इस पर वसी की नासमझी पर वज़ीद सा हुआ था। मायरा को बड़ा मुश्किल अमर था जिससे वो गुज़र रहा था। हाँ, तो यूँ कहो ना, मैं भी सोचूँ ये इन्हें कौन है फिर? वसी शायद बड़े मूड में था। फिर क्या, रात बुखार की शिद्दत बढ़ गई थी तो मजबूरन मुझे इनके कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि वो बुखार और नींद की मेडिसिन की वजह से ग़ुनूदगी में थी, होश व हवास से बेखबर थी। और फिर नौफिल ने मुख्तसर सी बात वसी को सुनाई थी। वो खामोशी से सुन रहा था। पूरी बात सुनकर कुछ देर नौफिल की गैर होती हालत देखता रहा। तो तुम्हें लग रहा है तुमने गुनाह किया है? वसी ने सारी बात सुनकर ताज्जुब से पूछा। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, बस इन्हें रोक नहीं पाया। वो अपने होश में नहीं थी, इस दवा के ज़ेरे असर थी। ज़रा भी आप भाई समझकर वो मुझसे सब कहती रहीं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। गलती मेरी है यार, मुझे इनके बराबर नहीं बैठना चाहिए था। ना जाने कैसे मेरी आँख लग गई थी। सारी गड़बड़ इसी दिन से शुरू हुई है, वरना सब कुछ ठीक चल रहा था। नौफिल की परेशान हालत सूरत देखकर पहले तो वसी मुस्कुराने लगा, फिर हंसने लगा। नौफिल ने इसे हैरत और गुस्से के मिले-जुले जज़्बात से घूर रहा था। इसमें हंसने वाली क्या बात है वसी? अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो, होंकों के सरदार लग रहे हो। वसी फिर से हंसने लगा। तुम्हें मज़ाक सूझ रहा है वसी? मेरी जान पर बनी है। नौफिल संजीदा होकर सख्त लहज़े से बोला था। मेरी जान, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। तुम निकाह को क्या समझते हो? सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई। बहुत अटूट बंधन है और अपना आप मनवा कर रहता है। मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कब तुम इसे तस्लीम करते हो। वसी की बातों तिलमिला सा गया था। नौफिल अपनी हालत ज़ार से परेशान था और वसी को रद्दी भर परवाह भी नहीं थी। इसके इत्मीनान भरे जवाब पर नौफिल सुलग कर रह गया था। वसी, मैं यहाँ तुमसे निकाह की तस्लील पूछने नहीं आया हूँ। समझने की कोशिश करो यार, मेरी भाभी थी वो, मेरे भाई की बीवी। इनसे निकाह मैंने सिर्फ़ इन्हें अपना नाम देने के लिए किया था। नौफिल ने अपनी बात पर ज़ोर देते हुए कहा। नौफिल, तुम मुझे बस एक बात का जवाब दो। क्या मायरा भाभी को सिर्फ़ तुम्हारे नाम की ज़रूरत है? बोलो। नहीं, इन्हें तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत है। वसी अब संजीदगी से बात कर रहा था। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो इस दिन भाई के तसव्वुर में थी। बहुत मोहब्बत करती हैं इनसे। जो कुछ भी हुआ वो इस बात से अनजान है। अगर इन्हें भिनक भी पड़ गई सच क्या है तो जानते हो क्या रिएक्शन होगा इनका? जान से मार डालेंगी मुझे। और मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ वसी, जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने कई साल इनके साथ एक पाकीज़ा रिश्ता निभाया है। लेकिन अब नौफिल कुछ देर चुप हुआ था, फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला।
शायद शैतानी ख़यालात हैं, मुझे बस दूर रहना चाहिए इनसे। अपने दिल को एक नया दिलासा दिया था। वसी से तपे हुए देख रहा था, जो एक हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। नौफिल, वो तुम्हारी भाभी थी, है नहीं, भाई की बीवी थी। ये माज़ी की बात है, अब वो तुम्हारी बीवी है। ये बात मायने रखती है और ये रिश्ता भी तुम्हारे लिए पाकीज़ा ही है। इन्हें मौजूदा रिश्ते का एहसास दिलाना तुम्हारा काम है। मैं इस वजह से तुमसे निकाह से पहले बात करना चाहता था कि अगर तुम इन्हें अपनाना चाहो तो वैसे ही अपनाओ, जैसे अपनाने का हक हो। इन्हें तुम्हारे नाम के साथ-साथ तुम्हारी भी ज़रूरत है और सच पूछो तो एक हमदर्द साथी की ज़रूरत तुम्हें भी है। वसी की बात पर बड़ी गज़ीली नज़र से नौफ़िल ने इसे देखा था। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो वसी? नौफ़िल इसकी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, या वसी इसे मुतमईन नहीं कर पा रहा था। वसी, मैंने 7 साल तक इन्हें बहन का दर्जा दिया, निकाह मेरी मजबूरी थी, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मुँह बोले रिश्ते की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं। अब तुम ऐसा सोच कर गुनाह के मर्तब हो रहे हो। मेरी बात तुम समझ नहीं रहे हो पा रहे हो, या शायद मैं तुम्हें मुतमईन नहीं कर सकता। बेहतर है हम अपना मसला किसी ऐसे शख्स के सामने रखें जो तुम्हारी तरह ठीक से रहनुमाई कर सके। वसी बात पर नौफिल ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, किसी मौलवी के पास नहीं जाऊँगा, न जाने कौन सा फतवा डाल दें मुझ पर। अंदर से नौफिल खौफज़दा भी था। वसी को नौफिल की हठधर्मी पर गुस्सा आया था। ठीक है, जाओ और जैसे चाहते हो वैसे रिश्ते निभाओ, मेरे पास तुम करने क्या आए हो? वसी हत्थे से उखड़ कर बोला। कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। ये अपने अंदर तख़यीर व पज़ीर होने वाली कैफ़ियत को अक़ल तस्लीम नहीं कर रही थी। एक तरफ वो दिल के हाथों परेशान भी था, दूसरी तरफ पिछले रिश्ते के असरात अभी भी अंदर बाकी थे। माहिरा से जुड़ने वाला नया रिश्ता पहले रिश्ते के बिल्कुल बरअक्स था। इसे भी तस्लीम करना मुश्किल लग रहा था। एक फ़ितरी सी बात थी। 7 साल जिसे सिर्फ बहन समझता आ रहा था, इसे बीवी के रूप में कबूल करना मुश्किल अमर था। अपनी नज़रों में और दिल की कैफियत का बदल जाना इस वक्त गुनाह के मुतारदिफ ही लग रहा था। इस वक्त तो नौफिल ने वक्त की नज़ाकत को देखकर जल्दबाजी में निकाह करके समझा था कि मसाइल का हल बस 2 बोल निकाह के पढ़ लेने में है, इसलिए इसमें ज़रा भी देर नहीं लगाई थी। लेकिन इस निकाह ने जब दिल के तारों को छेड़ना शुरू किया था, तो होश उड़ने लगे थे कि एजा व कबूल सिर्फ लफ्ज़ी एतराफ़ नहीं था, निकाह अपने आप में एक मज़बूत रिश्ता है जो अपनी हकीकत को मनवाने की ताकत रखता है। नौफिल उठकर वहाँ से चल पड़ा। वसी पीछे से बुलंद लहजे से बोला था, हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन याद रखना मेरी बात नौफिल, तुम झुठला नहीं पाओगे। अगली बार मेरे पास तब आना जब दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो। वसी ने इसे जाते हुए देखकर बुलंद लहजे से कहा, तो नौफिल की रफ्तार में तेज़ी आई थी। जिस ज़हनी मुश्किल से 2 4 होकर यहाँ वसी के पास आया था, अब तो वो अब भी अपनी जगह कायम थी, बल्कि मज़ीद उलझ गया था। ज़ियान के इरादे जब इसकी वालिदा को मालूम हुए थे कि अब वो शिज़ा की बात अपने वालिद और ताया से खुद करेगा, तो वो शिज़ा के पास चली गई। ज़ियान को समझाना मुश्किल था, लेकिन अगर शिज़ा इनकार करती तो ज़ियान की कोशिश बेकार थी। शिज़ा बच्ची को अपने कमरे के दरवाजे पे खड़े देखकर समझ गई थी कि ज़ियान ने इन्हें मजबूरन भेजा है। इनके चेहरे पर छाई नागवारी देखकर इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकती थी। आइए ना चच्ची, बाहर क्यों खड़ी है? शिज़ा का लहजा मुतवाज़िन ही था। वो अंदर आ गई, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बेटा, तुमसे आज कुछ माँगने आई हूँ, इनकार मत करना। उन्होंने कोई भी तम्बीद नहीं बाँधी। शीज़ा को लगा बेटे ने मजबूर करके भेजा है। चाची, ये तो आपकी माँगी गई चीज़ पर मुनहसर है, मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं करूँगी। शीज़ा, देखो मेरी बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझती हूँ। खुदा गवाह कि तुम्हारे साथ हुए हादसे का मुझे दिली अफ़सोस है। बेटा, ये सच है कि मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू बनाने का भी सोचा, ख्वाब देखे थे, लेकिन ज़ियान की हठधर्मी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तुम्हारी भी शादी हो चुकी थी, इसलिए मेरा दिल भी बदल चुका था। फिर तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, हम सिर्फ 15 अफ़सोस ही कर सकते हैं। कुछ महीने से ज़ियान मुझसे ये ज़िद कर रहा है कि मैं तुम्हारा रिश्ता माँगूँ। ये कहकर वो चुप हो गए। चच्ची, मैं ऐसा नहीं चाहती, शीज़ा ने बरजस्ता जवाब दिया था। ज़ियान की वालिदा का चेहरा अब ये सुनकर पुरसुकून सा हुआ था। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, तुम कैसे ऐसे शख्स को कबूल कर सकती हो जिसने धोखा दिया हो, लेकिन तुम अपने चचा और अब्बू को जानती हो ना, शायद तुम्हें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तुम्हें अगर से तलाक भी हुई होती तो मैं भी मान जाती, लेकिन तुम अब बाँझ हो चुकी हो। लफ्ज़ों ने शिज़ा को आरे की तरह काटा था।
एक ही तो बेटा है मेरा, सारी ज़िंदगी इसे बेऔलादी के साथ तो नहीं दे सकती ना। अभी तो न जाने इस पर तुमसे हमदर्दी का भूत सवार है, इसलिए मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन अगर तुम ज़ियान को सख्ती से इनकार कर दो तो चची मैं कभी भी ज़ियान से शादी नहीं करूँगी, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। फ़िज़ा मज़ीद हर ड्रम की बातें सुनना नहीं चाहती थी जो इससे कर रही थी। शीज़ा का जवाब सुनकर वो खुश सी हो गई थी। खुश रहो तुम, तुमसे इनकार कर देना। आप बेफ़िक्र रहिए। शीज़ा का लहज़ा अटल था। शाम को ही सब सहन में चाय पी रहे थे जब ज़ियान ने बात शुरू की थी। ताया अब्बू अब्बू मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बोलो, ये बात मुझे हूँ तो ऐसे तो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं। दुरुस्त तरीका तो ये था कि ये बात अम्मी अब्बू से करती और अब्बू आपसे और ताई अम्मी से करते। मैं पिछले 6 माह से अम्मी से कह रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही, इसलिए मजबूर मुझे बराह रास्त आपसे बात करनी पड़ रही है। ऐसी क्या बात है? एजाज साहब ने पूछा। मैं आपसे शीज़ा का हाथ मांगना चाहता हूँ। ज़ियान की बात पर दोनों ही बाप हैरान हुए थे। ख्वाहिश तो एजाज साहब की भी यही थी लेकिन इन्हें लगा था कि ज़ियान नहीं मानेगा। अभी ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए थे। घर का मेन गेट धड़ाधड़ गया था। फारूक और अहमद भी अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं सैन में ही मौजूद थे। इस वक्त कौन है? फारूक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने अफीरा खड़ी थी। मुझे ज़ियान से मिलना है। सर पर चादर ओढ़े हुए सख्त लहजे से बोली। फारूक दरवाजे से पीछे हट गया। अफीरा अंदर दाखिल हो गई थी। सबकी नज़रें मेन गेट की तरफ ही लगी हुई थी। अफीरा को देखकर सब हैरान थे लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ियान परेशान हुआ था। वो सीधी ज़ियान के पास आकर खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ज़ियान ने सख्त लहजे से कहा। मेरा घर बर्बाद करके तुम मुझसे पूछ रहे मैं क्यों आई हूँ? मुझे शादी का कहकर घर गाड़ी के ख्वाब दिखाकर तुमने मुझे धोखा दिया है ज़ियान। वो चिल्लाकर बोली। सब लोग ही सब ये देखकर हैरान थे। मैंने तुमसे ये सब नहीं कहा। तुम लालच की वजह से खुद मेरे पीछे आई थी। रह गई बात धोखे की तो ऐसा ही धोखा तुमने मुझे भी दिया था। गाड़ी देखकर मुझे छोड़कर चली गई थी। चलो अभी के अभी निकलो बाहर वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ज़ियान भी चिल्लाकर बात कर रहा था। नहीं, तुमने मुझे बर्बाद किया इसलिए मुझसे शादी भी तुम ही करोगे। ज़ियान ये सब करके सबके सामने रोने लगी। इसकी वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी है। इसने मुझे झूठी मोहब्बत घर गाड़ी की लालच दी थी। वो वहाँ बाकी मौजूद लोगों से कहने लगी। मैंने लालच दी और ये शौहर बच्चा छोड़कर भागी चली आई तो कसूर किसका हुआ? मेरा या इसका? क्या इतनी कच्ची रोड से बंधा था रिश्ता इसका जो मेरे कहने पर ये सब कुछ छोड़कर चली भी आई? देखो लड़की, बातों से बेवकूफ़ किसी और को बनाना तुम्हारे बारे में हम सब जानते हैं। निकलो यहाँ से बाहर वरना धक्के देकर निकालेंगे। ताया ने अफीरा को गुस्से से कहा। आप लोग मुझे झूठा कह सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ। इसी ने मुझे बर्बाद किया। इसे कहे कि मुझे अपनाए। अफीरा का ये दाव भी खाली हो गया था। तुम अगर अच्छी और शरीफ होती तो आज हमारे घर की इज्जत होती। लेकिन तुमने ज़ियान की मंगेतर होते हुए लालच में आकर किसी और से शादी कर ली थी। अब वहाँ भी बस नहीं सकी तो हमारे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने आ गई। चलो बाहर निकलो। ज़ियान ने वालिद और ताया ने अफीरा की एक नहीं सुनी थी और इसे घर से बाहर निकाल दिया। तौके साहब ने रमशा की अच्छी क्लास ली थी। शर्म नहीं आती तुम्हें शौहर के साथ बदसलूकी करते हुए? अगर वो तुम्हें न अपनाता तो अब तक हमारी दहलीज पे बैठी रहती। ऐसी लड़की को कौन पूछता है जिसकी शादी के 1 हफ्ते पहले ही शादी से इनकार हो जाए? आखिर तुम्हें चाहिए क्या रमशा? नौफिल के घर पर रहना भी तुम्हें गवारा नहीं था। वहाँ भी तुम्हारी हठधर्मी की वजह से इनकार हुआ था और बदर जैसा बेज़रा इंसान भी तुम्हें पसंद नहीं। आखिर हो क्या तुम? नौकरी साहब की बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। अब्बू वो आपको कहाँ से मेरे लायक लगता है? रमशा का लहजा नखुत भरा था लेकिन था धीमा। बको मत। तुम्हारे नज़दीक इंसान की परख ज़ाहिरी रूप रंग से है। अरे हीरा है हीरा, मेरा दामाद जो तुम जैसी लड़की को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, जो उसे पानी का एक गिलास भी पिलाने की रवादार नहीं। कौन होता है तो निभाने की बजाय तलाकनामा हाथ में देकर तुम्हें भेज देता। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम बदर के घर बसना नहीं चाहते तो मेरे घर के दरवाजे भी तुम पर बंद है। जब चाहो चली जाओ। तौके साहब के अटल अंदाज में रमशा मुतहर सी होती। इस बार भी माँ भी चुप थी। अब्बू ये मेरा आखिरी फैसला है। कल या तो बदर के घर जाने के लिए तैयार रहना या फिर अपना इंतज़ाम जहाँ चाहो कर लेना। मैं दुनिया के सामने मुतल्लका बेटी के बाप को सहने की ज़िल्लत नहीं सह सकता।
बाप के सख्त लहजे का नतीजा यह था कि वो अगले बदर के घर जाने को तैयार थी। और सुनो, घर जाते ही तुम अब अपनी सास से मुआवजत करोगी। अबू, मैं माफ़ी किसी से नहीं मांगूंगी। रमशा तौके साहब की धार पर वो खामोश हुई थी। गलती की है तो माफ़ी तो तुम ज़रूर मांगोगी। बाप ने बेटी की गलती पर ज़रा भी लचक नहीं दिखाई थी। रमशा को ही चुप होना पड़ा था। घर वापस आ जाकर इसने बदर की वालदा से मुआजरत में बस सॉरी कहा था। बस इन्हीं लफ्ज़ों को सुनकर उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर रमशा को गले लगा लिया था। बदर अलबत्ता सब माथे पर बल डाले खड़ा था। रमशा को नरमी दिखाने का कोई इरादा नहीं रखता था। हाय अम्मा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शहजाद ने कैसे मेरे नाक के नीचे दूसरी औरत से चक्कर चला लिया। अरे, मेरे होते हुए कैसे दूसरी शादी कर ली। शब्बो अम्मा जी के साथ लगी बलब लग कर रो रही थी। शहजाद पहल पहल तो शब्बो को बहुत समझाता रहा कि वो अपने घर की तरफ तवज्जो दे, लेकिन शब्बो की सारी तवज्जो मैके तक महदूद थी। जब तक शहजाद थी तब तक इरफान के कान भरना इसकी अव्वलीन तरजीह थी। शहजाद का इरफान के साथ उठना बैठना, हंसना बोलना तक इसे गवारा नहीं था। जितना जहर वो इन दोनों की ज़िंदगी में भर सकती थी वो भरती रही। नतीजा तलाक की सूरत में सामने आया था। सिर्फ शीज़ा की नहीं, इरफान की ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी थी। फुरकान शुरू से कम ही शब्बो और अम्मा जी की बातों पर कान धरता था और शब्बो से एक चोट भी खा चुका था, इसलिए मोहतात मिजाजी को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लिया था। अबीरा के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन घर की हुक्मरानी की कुंजी इसने अबीरा के हाथ में नहीं रखी थी। अम्मा जी ने से छिपते गए इक़्तिदार अब मुकम्मल तौर पर फुरकान के पास थे। वो इन मर्दों में से था जो घर की भाग दौड़ अपने हाथ में रखने के कायल होते हैं, ताकि घर का निज़ाम एक तरीके से चला सके। अबीरा फितरतन सादा मिजाज थी। फिर फुरकान की बात पर इख्तिलाफ़ नहीं करती थी। काम काज में भी ताक थी। किचन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। फुरकान ने जहाँ माँ और बहनों से बीवी की इज्जत करवाई थी, वहाँ बीवी को भी अच्छी तरह से पावर करवाया था कि फुरकान खुद जो भी चाहे अपनी माँ बहन से बात करे, लेकिन वो इनकी इज्जत करेगी। शोबो मियाँ की नरम मिजाजी का जितना गलत फ़ायदा उठा सकती थी उठा रही थी। शहज़ाद ने जब बीवी की हद दर्जा बेतवज्जी देखी तो इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी एक कुलीग से दोस्ती लगा ली। दोस्ती मोहब्बत में बदी और मोहब्बत शादी में। वो लड़की खासी तेज़ मिजाज थी। हक महल में शहज़ाद की सारी जमा पूंजी अपने नाम करवा चुकी थी और अब इसके घर में राज कर रही थी। शब्बो को होश अब आया था जब शहज़ाद बाकायदा तौर पर अपनी कुलीग को अपने घर बीवी की हैसियत से ला चुका था। फुरकान, इरफान, अबीरा, जरनिश, बिनिश, सुफियान सभी शब्बों के पास अम्मा जी के कमरे में मौजूद थे। अबीरा शब्बों के पास बैठी पैंतरा जताते हुए इसके कंधे पर दबा रही थी, साथ साथ अपनी आंखों में आने वाली नमी भी दुपट्टे के पल्लू से साफ कर रही थी। इरफान और सुफियान हाथ बांधे सामने खड़े थे। फुरकान शब्बों के बराबर ही कुर्सी पर बैठा था। जरनिश और बिनिश भी मियाँ से झगड़े किए 2 दिन से मैके में आकर बैठी थी। शब्बों के हादसे का सुनकर अंदर से अपने लिए भी खौफजदा सी हुई थी। इस वक्त तो शब्बों के आंसू और रोने बिलखने पर सब अफसरदा थे सिवाय फुरकान के। कोई अफ़सोस नहीं था। इसे लग रहा था कि जो कुछ अब्बू के साथ हुआ वो इसी की हकदार थी। मैं पूछती हूँ, 3-3 भाई होते हुए तुम लोगों से ये ना हुआ कि जाकर इस कमीने का गिरबान पकड़ कर ये पूछते थे कि ये जुल्म का पहाड़ मुझ मस्कीन औरत पे क्यों डाल दिया। शब्बू ने रोते हुए भाइयों को गैरत दिलाने की कोशिश की तो इरफान तो पहले इनके कर्मों का फल भुगत रहा था, इसलिए चुप इरफान ने शिजा की जानेबाज साध ली थी, वही मुझ अब तक कायम थी। शब्बू की बात सुनकर नज़रअंदाज कर गया। अरे फुरकान, तू जाके पूछ तो इस कमबख्त को मेरी मासूम सी बेटी ने क्या बिगाड़ा था इसका जो सौतन ले आया इस पे। अम्मा जी की आंखों का तारा इस वक्त फुरकान ही था। आंसू टपकवाते हुए अम्मा जी ने फुरकान से कहा। फुरकान ने एक लंबी सी जमाईली पे जेब से माचिस निकाली और माचिस से दिया सिलाई निकाल कर इससे कान खुजाने लगा। अबीरा की आंखें भी नम थी। शब्बो के साथ बैठी इसे तसल्लियाँ दे रही थी। आपा बस भी करे ना, क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर लिया है। शब्बो का कंधा दबाते हुए अबीरा ने दिली रंजीदगी से कहा था। फुरकान ने दिया सिलाई और धूल फेंकी और बोला, अम्मा मैं क्या पूछूं इन्हें जाके। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, हमारे दीन ने दी है। फिर बड़ी माकूल वजूहात है इनके पास। एक तो इन्हें औलाद चाहिए थी जो शब्बो आपा अब तक नहीं दे सकी, और दूसरा इन्हें ऐसी बीवी चाहिए थी जो मैके की बजाय इनके घर को संभाले, घरदारी चलाए, जो शब्बो आपा के बस की बात नहीं है। वैसे बात तो बड़ी दुख की है शब्बो आपा, मगर मैं आते जाते वो लड़की देखी है जिससे शहजाद भाई की शादी की है। इस उम्र में भी अच्छी लड़की मिल गई इन्हें। फुरकान ने हमदर्दी के नाम पर जलती पर तेल छिड़कने का काम किया था। हाय हाय, मेरा घर उजड़ गया और कोई इस शख्स को पूछने वाला नहीं। अब्बा मियाँ होते तो क्या होती ऐसी जुर्रत शहजाद की। शब्बो के आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मा जी भी कई बार आंसू झलका चुकी थी। ना रो मेरी बच्ची, तेरा सब्र पड़ेगा, इस कमज़ात पर देख लेना, घर
اس کا بھی نہیں بس پائے گا جس نے میری معصوم بچی کا گھر برباد کر دیا ہے۔ اماں جی نے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر روتے ہوئے بددعا دی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، آپ نے جیسے شبو آپا پر شیزا بھابی کا صبر پڑ گیا ہے، دیکھ لیں اماں آپا نے ان کا گھر بنا ان کے کسی قصور کے برباد کر دیا اور آج ان کا بھی بس نہیں پایا۔ فرقان کی بات پر اماں جی کے آنسو تھمے تھے اور جلتی زبان بھی رکی تھی۔ شبو نے قہر بھری نظر سے فرقان کو دیکھا تھا۔ فرقان چپ نہیں ہوا تھا۔ میرا تو اماں جی یقین اللہ کی ذات پر اور بھی پختہ ہو گیا۔ آپا، آپ کو انصاف ضرور ملے گا، آخر شوہر کی فرمانبردار بیوی تھیں آپ۔ شہزاد بھائی کی کسی بات کو آج تک رد نہیں کیا تھا، شوہر کے منہ سے نکلی بات کو آپ نے حکم کا درجہ دے کر پورا کیا۔ بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ۔ فرقان نے دل کی بھڑاس نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کر زنڈش اور بنش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ بھی شبو آپا کے حال سے کچھ سبق سیکھ لو اور خدا کا واسطہ میکے کے بجائے اپنے گھر بسانا سیکھو، کیونکہ یہ تو اب کہیں جانے والی نہیں ہے، ہمارے سینوں پر ہی مونگ ڈلیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ عرفان خود اپنا آپ بے ضمیر سا لگ رہا تھا۔ ظلم تو اس نے بھی شیزا پر کم نہیں ڈھائے تھے، شاید اس لیے اللہ نے سزا کے طور پہ شیزا کی ایسی محبت دل میں ڈالی تھی کہ نظر کسی دوسری عورت پر اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ پچھتاوے کی آنکھ میں پل پل چلتا تھا۔ شبو آپا نے برباد کر کے رکھ دیا تھا اسے، اور خود بھی آج 8 آنسو بہا رہی تھی۔ شبو کے آنسو آج سچے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زنش اور بنش جو شبو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ یہاں سے لڑجھکڑ کر گھر آ کے بیٹھی تھی، 1 گھنٹے میں اپنا رختہ سفر باندھ کر سسرال جا چکی تھی۔ اماں جی کو پہلی بار شیزا کے ساتھ کیے پر اپنے رویے نے رلایا تھا۔ بیٹی یوں برباد ہو کر گھر بیٹھے تو احساس ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی کو آپ نے برباد کر کے بھیجا تھا، اس لڑکی پر اور اس کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ فی تو نے اپنی سی کوشش تو کر لی ہو گیا، کیا کچھ بھی تو نہیں۔ اب میری مان اس سے شادی کر لے، تیرے ابا تب تک گھر نہیں لوٹیں گے جب تک تو یہاں موجود ہے۔ آبدہ بیگم کے پاس سفیرہ بیٹھی روتے ہوئے زیان کے گھر وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو آبدہ بیگم کو سنا رہی تھی۔ آبدہ بیگم کا جواب سن کر تڑپ کر بولی، 4 بچوں کا باپ ہے وہ اماں، مجھے بچے ہی پالنے تھے تو اپنے ولی کو نہ پال لیتی؟ اپنی اولاد کو دور کر کے اس موئے کے سپولوں کو پالوں گی؟ نہ اماں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ افیرہ کے لیے اس کی ماں نے وہی رشتہ تجویز کیا تھا جو کبھی مائرہ سے جان چھڑانے کے لیے افیرہ کو مشورہ دیا تھا۔ ہاں تو کیا میرے گھر بیٹھی رہے گی؟ دیکھ فی، تو نے آج تک اپنی منمانی کی ہے اور میرے لاکھ منع کرنے پر بھی تو نے زیان سے چکر چلایا۔ میں نے تجھے بہت روکا پر تو نے میری ایک نہیں سنی، آخر مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ میں نے بھی تیرا 5 سال بہت ساتھ دیا زیان کے لیے، پھر زیان کو چھوڑ کر تجھے نوفل پسند آ گیا، ابیرہ کے لیے آیا وہ رشتہ تو نے زبردستی اپنے نام کر لیا۔ میں نے اس وقت بھی تیری مانی، اپنا گھر تو نے خود برباد کیا اور آج زیان کے گھر بھی تو مجھے بنا بتائے پہنچ گیا اور ذلت اٹھا کر ہی واپس لوٹی ہے۔ اگر اب بھی میرے گھر بیٹھی رہی تو چھوٹی کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ دیکھ شادی کر لے اسے، اس کے کون سے گود کے بچے ہیں، مت سنبھالنا ان کے لڑکوں کو، سارے سمجھدار ہیں، خود ہی پلتے رہیں گے۔ دیکھ اپنا گھر ہے اس کا، تجھے اپنا ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور تیرے ابا بھی گھر آنے کا سوچیں گے۔ اس ماہ تو خرچہ بھی نہیں بھیجا، میرا دل ڈر رہا ہے کہیں اس عمر میں مجھ پر سوتن نہ لے آئے، میں کہاں جاؤں گی۔ آبدہ بیگم کو اپنی فکر ستائی تھی۔ افیرہ چپ تھی، دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے نکاح سے انکار نہیں کیا۔ جہاں کبھی اپنی جان خلاصی کے لیے مائرہ کو بھیجنا چاہتی تھی تاکہ پورے گھر پر خود راج کر سکیں، وہاں خود جانے کے لیے رضامندی دے چکی تھی۔ اور خدا کرنی ایسی ہو کہ مائرہ کے پاس وہی گھر تھا جہاں سے کبھی افیرہ اسے نکالنا چاہتی تھی۔ مائرہ کی نہ نیت میں کھوٹ تھا، نہ ہی حکمرانی کی خواہش، وہ صرف پناہ چاہتی تھی، عزت سے زندگی گزارنے کی طلبگار تھی۔ اس لیے قسمت کا چکر ہی کچھ ایسا چلا تھا، دریافت کے بعد جس شخص نے اب تک اسے تحفظ دیا تھا وہی اس کی عزت کا امین بن چکا تھا۔ رمشا واپس تو آ گئی تھی لیکن اکڑ ویسی ہی تھی۔ ہاں ضرور بدل گیا تھا، اب اپنے چھوٹے موٹے کام اسے کہنے لگا تھا۔ آفس سے گھر آتے اس نے رمشا کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھ کر کہا، تمہیں نظر نہیں آتا آفس سے تھک کر آ رہا ہوں میں، جاؤ جا کر پانی لاؤ میرے لیے۔ آفس سے آتے وہ لانچ میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتی رمشا کو سخت لہجے میں بولا تھا اور صوفے میں بیٹھے ہوئے ریموٹ رمشا کے ہاتھ سے لے کر ٹی وی بند کیا تھا۔ بدر، یہ کیا طریقہ ہے؟ رمشا تلملا کر بولی تھی، یہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ شوہر گھر پر آئے تو اسے پانی کا پوچھتے ہیں؟ نسرین صاحب کے لیے پانی لے کر آؤ، رمشا نے ملازمہ کو پکارا تھا۔ بیگم صاحبہ آپ جا کر پانی لا کر دیں، شوہر کی خدمت سے ثواب کمانے کا مفت میں موقع فراہم ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بدر کی باتوں پر زچ ہوتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔
کچھ لوگوں کو پیار راز ہی نہیں آتا، بس سختی سے پیش آتے رہو تو سب ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بدر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ پانی کا گلاس رمشا نے تیوری چڑھا اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ بدر نے اس کے موڈ کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ کب سے میکے سے آئی تھی، اس کی بات ٹال نہیں رہی تھی، منہ پھیلائی صحیح لیکن اس کے کام کر رہی تھی۔ توقیر صاحب کی باتوں کا اثر تھا کہ زبان کی تراری بھی کم ہی دکھا رہی تھی۔ بدر کے نمبر پر مظہر کی کال آ رہی تھی۔ پانی پی کر بدر نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور فون ریسیو کیا۔ مظہر سے حال حوال کرنے لگا۔ بدر، اسی ماہ کے آخر میں میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور تم اپنی پوری فیملی سے ساتھ انوائٹ ہو، کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، نہ ہی کوئی بہانہ بنانا۔ پہلے بھی کئی بار مظہر بدر سے کہہ چکا تھا کہ اپنی فیملی کو اسے گھر پر ڈنر پر لے کر آئے، لیکن بدر ہر بار ٹال جاتا تھا۔ سر میں کوشش کروں گا۔ بدر مظہر کے گھر جانے سے کتراتا تھا، اپنی وجہ سے آفرین کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوشش نہیں بدر، لازمی آنا، میں انکار نہیں سنوں گا، مظہر نے حتمی انداز سے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ رمشا بدر کے پاس ہی بیٹھی تھی اور دونوں کے مابین بات بھی سن چکی تھی۔ تمہارے باس کیا کہہ رہے تھے، کہاں بلا رہے تھے تمہیں؟ رمشا نے جان بوجھ کر پوچھا، ورنہ دعوت کا سندیشہ تو وہ سن چکی تھی۔ بدر کے لیے ایک دعوت بھی ایک نئی آزمائش تھی، یہی سوچ رہا تھا کہ انکار کا بہانہ کیا جائے۔ اس پر رمشا کا سوال سے تپا گیا تھا۔ اس نے خشمگین نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے، پاگل خانے میں ایک خاتون کی اشد ضرورت ہے، تمہاری نظر میں کوئی ہے تو بتانا۔ اب میری نظر میں تو بس ایک ہی پاگل ہے، کہوں تو لے جاؤں تمہیں؟ بدر نے سیدھی چوٹ اس پر کی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رمشا نے نافہمی انداز سے کندھے اچکائے تھے۔ اب میں نے کیا کہہ دیا ہوں، میں تو دعوت پہ ضرور جاؤں گی۔ رمشا صوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی، گود میں کشن رکھا، اس کا ریموٹ سے چینل چینج کر کے اپنا مطلوبہ چینل دیکھنے لگی۔